स्वागत है आपका हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसको आपको देखना नहीं बल्कि सुनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो का फ्री नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो अगर मैं कहूँ कि भारतीय इतिहास का सबसे मशहूर युद्ध असल में कभी लड़ाई नहीं गया था तो शायद अजीब लगे। बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। हाँ, बचपन से हम किताबों में प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पर सोचकर देखिए, एक ऐसा युद्ध जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया, जिसने अगले 190 सालों की गुलामी की नींव रखी, वो मैदान में तलवारों से नहीं बल्कि बंद कमरों में किए गए धोखे और साजिशों से जीता गया था। बिल्कुल सही बात है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही है। हम उन परतों को उधेड़ना चाहते हैं जो इतिहास की किताबों के पन्नों के बीच अक्सर छिप जाती हैं। हाँ, और इस साजिश की गहराई को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले उस दौर के कैनवस को समझना होगा, है ना? जी, 18वीं सदी के मध्य का समय। एकदम सही। देखिए, उस वक्त के बंगाल की कल्पना अगर आज के महज एक राज्य के रूप में की जाए तो वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। वो सिर्फ आज का पश्चिम बंगाल नहीं था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय का बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा था। इसमें आज का पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसका आकार ही इतना बड़ा था। बाप रे, ये तो अपने आप में एक पूरा साम्राज्य हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। अगर हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस एक सूबे से होकर गुजरता था। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझना चाहें तो क्या ये कहना सही होगा कि वो इलाका उस समय का, क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट का एक मिश्रण था? ये बहुत ही सटीक तुलना है। आप देखिए, सूती कपड़ा हो, रेशम हो, मसाले हो, या फिर शोरा मतलब सॉल्ट पीटर, जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में होता है। हाँ, वही। इन सब के निर्यात में बंगाल का कोई सानी नहीं था दुनिया में। वहाँ की नदियां व्यापार के लिए हाईवे का काम करती थी और जमीन बेहद उपजाऊ थी। अच्छा, तो इसी अथाह दौलत ने दुनिया भर की व्यापारिक कंपनियों को अपनी ओर खींचा होगा। बिल्कुल। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और बेशक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब वहीं मंडरा रहे थे। तो मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी, इतनी अमीर और इतनी स्थापित सत्ता को मुट्ठी भर विदेशी व्यापारियों ने कैसे उखाड़ फेंका? ये बात हजम नहीं होती। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये कोई युद्ध था ही नहीं। सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही सफल मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बाहर से कुछ वेंडर आते हैं। वो शुरू में सिर्फ अपना माल सप्लाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी के अंदर के ही भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साठगांठ करके बिना कोई लीगल लड़ाई लड़े पूरी की पूरी कंपनी का ही हॉस्टाइल टेकओवर कर लेते हैं। ये हॉस्टाइल टेकओवर वाली बात इस पूरे घटनाक्रम पर बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, किसी भी बाहरी ताकत के लिए सिर्फ हथियारों के बल पर बंगाल पर कब्जा करना असंभव था, क्योंकि कंपनी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। हाँ, न इतनी सेना थी, न ही इतने संसाधन। ये टेकओवर तभी मुमकिन था जब अंदर से दरवाजे खोले जाएं, और इसी कमजोरी का फायदा रॉबर्ट क्लाइव जैसे शातिर दिमाग ने उठाया। तो इस पूरी साजिश की जड़ें आखिर कहाँ से शुरू होती हैं? अगर हम 1756 की बात करें, जब बंगाल के मजबूत नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई, तो क्या वहीं से इस गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत होती है? हाँ, अप्रैल 1756 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अलीवर्दी खान का अपना कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां थीं। अच्छा। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुना। सिराजुद्दौला? लेकिन वो तो उस समय बहुत युवा था ना? बिल्कुल, वो उस समय मुश्किल से 23 या 24 साल का था। और आप तो जानती हैं, राजशाही व्यवस्थाओं में सत्ता का हस्तांतरण कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। हाँ, गद्दी के कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। वही हुआ। एक युवा और अनुभवहीन व्यक्ति का इतनी बड़ी गद्दी पर बैठना बाकियों के लिए एक अवसर बन गया। खतरा बाहर से ज्यादा अंदर ही पनप रहा था उनके लिए। एकदम। सिराजुद्दौला को नवाब बनते ही अपने ही परिवार और दरबारियों के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। उसकी अपनी मौसी घसीटी बेगम, जो कि बेहद अमीर और प्रभावशाली थी, वो सत्ता में अपना हिस्सा चाहती थी। ओहो, घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति। हाँ, और दूसरा दावेदार उसका चचेरा भाई शौकत जंग था, जो पूर्णिया का शासक था। पर इन सबसे खतरनाक थे दरबार के अंदर बैठे लोग। वो कौन थे? दीवान राजवल्लभ
और नवाब की सेना का मुख्य सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर, वो तो रिश्तेदार था ना? हाँ, वो रिश्ते में अलीवर्दी खां का बहनोई लगता था और उसकी नजरें सीधे बंगाल की गद्दी पर थीं। बाप रे, ये स्थिति तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। राजा गद्दी पर बैठा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे खड़ा सुरक्षा कर्मी ही उसकी पीठ में खंजर घोंपने की योजना बना रहा है। बिल्कुल। ऐसे माहौल में सिराजुद्दौला का रिएक्शन क्या था? मतलब क्या वो शांत बैठा रहा? नहीं, सिराजुद्दौला युवा जरूर था, लेकिन वो कमजोर शासक नहीं था। अच्छा। उसने सत्ता संभालते ही बहुत आक्रामकता से अपने विरोधियों को कुचलना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम के महल को घेरकर उसे नजरबंद कर दिया। सीधा एक्शन। हाँ, और उसका सारा खजाना जब्त कर लिया। इसके बाद अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में उसने अपने चचेरे भाई शौकत जंग को भी हराकर मार गिराया। तो मतलब एक एक करके उसने अपने सारे घरेलू दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था। बिल्कुल, अंदर की सफाई तो उसने लगभग कर ही दी थी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब वो अपने घर की राजनीति सुलझाने में व्यस्त था, तब बाहर से आए वो वेंडर, मेरा मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो अपनी हदें पार कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ था जिसने सिराजुद्दौला को इतना भड़का दिया? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण थे और तीनों ही नवाब की संप्रभुता को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। वो 3 कारण क्या थे? सबसे पहला और सबसे बड़ा आर्थिक कारण था दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक, ये कोई लीगल परमिट या पास था ना? हाँ, दस्तक मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को दिया गया एक विशेष पास था। इसके तहत कंपनी का सामान बिना कोई चुंगी या टैक्स दिए आयात निर्यात किया जा सकता था। तो इसमें दिक्कत क्या थी? मुगलों ने ही तो दिया था। दिक्कत पास में नहीं थी, उसके इस्तेमाल में थी। ये पास सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए था, लेकिन कंपनी के अधिकारी क्या करने लगे? वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इस पास का इस्तेमाल करने लगे। अरे ये तो सरासर टैक्स चोरी है। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं रही। उन अधिकारियों ने ये पास भारतीय व्यापारियों को भी भारी मुनाफे पर ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय व्यापारी पहले नवाब को टैक्स देते थे, वो अब अंग्रेजों को रिश्वत देकर मुफ्त में व्यापार करने लगे। इससे नवाब के खजाने को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा था। ये तो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अंदर से खोखला करने वाली बात हो गई। एक तो टैक्स चोरी और ऊपर से ब्लैक मार्केटिंग। और बाकी 2 कारण क्या थे? दूसरा कारण था बिना इजाजत के किलेबंदी करना। किलेबंदी कलकत्ता में? हाँ, असल में यूरोप में उस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्षीय युद्ध यानी 7 इयर्स वॉर छिड़ने वाला था। उसी के डर से दोनों कंपनियों ने बंगाल में अपनी बस्तियों को सैन्य रूप देना और दीवारें खड़ी करना शुरू कर दिया। बिना नवाब से पूछे? बिल्कुल बिना पूछे। नवाब ने दोनों को सख्त आदेश दिया कि ये किलेबंदी तुरंत रोकी जाए। तो क्या वो माने? जाती सी तो मान गए, उन्होंने काम रोक दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इस आदेश को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। ये बात तो किसी को भी गुस्सा दिला देगी। मतलब आप कल्पना कीजिए कि किसी ने अपना घर किराए पर दिया हो और किराएदार न सिर्फ किराया देना बंद कर दे, बल्कि मकान मालिक से पूछे बिना घर के अंदर ही अपनी अलग दीवारें और बंकर बनाने लगे। बिल्कुल सही। कोई भी मकान मालिक ऐसे किराएदार को धक्के मारकर ही निकालेगा। और आग में घी डालने का काम तीसरे कारण ने किया। वो क्या था? अंग्रेजों ने नवाब के राजनीतिक अपराधियों को शरण देना शुरू कर दिया। अच्छा, भगोड़ों को पनाह दी। हाँ, दीवान राजवल्लभ का बेटा कृष्णदास नवाब का बहुत सारा खजाना लेकर कलकत्ता भाग गया था और अंग्रेजों ने उसे अपने फोर्ट विलियम में पनाह दे दी। और जब नवाब ने उसे वापस मांगा होगा, अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया। ये एक संप्रभु शासक का खुला अपमान था। इन सब बातों को सुनकर तो सिराजुद्दौला का गुस्सा बिल्कुल जायज लगता है। मतलब वो कुछ ज्यादा आक्रामक नहीं था, बस अपना घर बचा रहा था। तो इसके बाद नवाब ने क्या किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठने वाला था। बिल्कुल नहीं। जून 1756 में नवाब के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ सबसे पहले कासिम बाजार की ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला किया। और फिर सीधे कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज इतने बड़े हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। गवर्नर और कई वरिष्ठ अधिकारी तो नदी के रास्ते भाग खड़े हुए। मतलब नवाब ने बहुत आसानी से कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। हाँ, लेकिन यहीं पर एक ऐसी घटना घटती है जो इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी या ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जानी जाती है। हाँ, मैंने भी इस ब्लैक होल घटना के बारे में सुना है। लेकिन क्या जो कहानियां बताई जाती हैं वे पूरी तरह सच है? असल में हुआ क्या था उस रात? देखिए, 20 जून 1756 की रात को
कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद ये कहा जाता है कि नवाब के सैनिकों ने 146 ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम की एक बहुत ही छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया था। कितनी छोटी? वो कमरा महज 18 गुणा 14 फीट का था। 18 बाई 14? हाँ, और सोचिए जून की भयंकर गर्मी, उमस और हवा आने का कोई रास्ता नहीं। ब्रिटिश अधिकारी जेजेड होलवेल, जो उस रात जिंदा बचे लोगों में से एक थे, उनके अनुसार अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो 146 में से 123 लोगों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। 1 मिनट, 18 गुणा 14 फीट के कमरे में 146 लोग। अगर हम गणित के हिसाब से भी देखें तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े थे क्या? क्या इतिहासकारों के बीच इन आंकड़ों को लेकर कोई बहस है? बहुत बड़ी बहस है। आधुनिक इतिहासकार साफ मानते हैं कि होलवेल ने स्थिति को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया था। वही तो। उस छोटे से कमरे में 146 लोगों का आ पाना भौतिक रूप से संभव ही नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वहां 40 से 60 के करीब लोग रहे होंगे और मौतें भी कम हुई होंगे। अच्छा, तो आंकड़ों में हेरफेर किया गया है। हाँ, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई जो भी हो, इस घटना का जो नैरेटिव बना उसने अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा काम किया। मद्रास में बैठे अंग्रेजों को जब ये खबर मिली तो इसे एक बर्बर नरसंहार के रूप में पेश किया गया। मतलब इस घटना ने अंग्रेजों को एक बहुत ही मजबूत पीआर कैंपेन दे दिया। बिल्कुल। अब वो सिर्फ लालची और टैक्स चोर व्यापारी नहीं रहे, बल्कि अपने निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेने वाले पीड़ित बन गए। एकदम सही पकड़ा आपने। इस घटना ने मद्रास काउंसिल को बंगाल पर एक बड़ा सैन्य अभियान भेजने का एक नैतिक और रणनीतिक बहाना दे दिया, और यहीं से बंगाल में एंट्री होती है इतिहास के सबसे कुशाग्र, धूर्त और महत्वाकांक्षी सैन्य अधिकारी की, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन एक मजबूत सेना और नौसेना लेकर मद्रास से बंगाल पहुंचते हैं। और मुझे याद है, क्लाइव ने आते ही खेल पलट दिया था। उसने कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया और नवाब को मजबूर होकर अलीनगर की संधि करनी पड़ी। जी हाँ, जिसके तहत अंग्रेजों को उनके सारे व्यापारिक अधिकार वापस मिल गए। लेकिन जहां तक मैं क्लाइव के चरित्र को समझ पा रही हूँ, वो सिर्फ अपने अधिकार वापस पाकर रुकने वाला नहीं था, है ना? उसे तो पूरा बंगाल चाहिए था। बिल्कुल। रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि सीधे युद्ध के मैदान में नवाब की विशाल सेना को हराना असंभव है। सेना में बहुत बड़ा अंतर था क्या? बहुत बड़ा। नवाब के पास हजारों की सेना थी, हाथी थे, भारी तोपें थीं। अगर आमने सामने की निष्पक्ष लड़ाई होती तो अंग्रेज पूरी तरह कुचले जाते। तो फिर क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने तलवार को म्यान में रखकर साजिश और कूटनीति का जाल बुनना शुरू किया। उसे बस दरबार के अंदर एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो सत्ता के लालच में अंधा हो, और मीर जाफर से बेहतर उम्मीदवार इस काम के लिए और कौन हो सकता था, जिसकी नजरें पहले से ही गद्दी पर टिकी थीं। तो ये पूरी साजिश रची कैसे गई? क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त संपर्क किया। उसने उसे ये सीधा लालच दिया कि अगर वो युद्ध में नवाब का साथ छोड़ दे तो अंग्रेज उसे बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। क्या बात है, सीधा सौदा। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी साजिश से दो लोगों के बीच नहीं हो सकती थी। इसमें पूरा एक सिंडिकेट शामिल था। सिंडिकेट? और कौन कौन था इसमें? मीर जाफर के अलावा नवाब का एक और सेनानायक राय दुर्लभ का, बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ थे, और एक बहुत ही धनी सिख व्यापारी था अमीचंद, जिसे कुछ लोग अमीर चंद भी कहते हैं। अच्छा, बैंकर भी शामिल थे? हाँ, जगत सेठ ने तो इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम किया था। ये सुन के तो किसी शानदार हॉलीवुड हीस्ट मूवी की याद आ रही है। मतलब जहां सारे चोर मिलकर एक बैंक लूटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरे को भी धोखा देने के फिराक में है। बिल्कुल वैसी स्थिति थी। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, साजिश के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैकमेल भी हुआ था, है ना? और हाँ, और वो ब्लैकमेल किसी और ने नहीं बल्कि उसी व्यापारी अमीचंद ने किया था। अच्छा, कैसे? अमीचंद नवाब और अंग्रेजों के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था, इसलिए उसे सारी गुप्त योजनाओं की भनक लग गई थी। तो जब साजिश अपने बिल्कुल अंतिम चरण में थी, तब अमीचंद ने अंग्रेजों के सामने एक शर्त रख दी। क्या शर्त थी? उसने कहा कि जब मीर जाफर नवाब बनेगा तो बंगाल के शाही खजाने का 5% हिस्सा उसे चाहिए। 5%? उस समय के बंगाल के खजाने का 5% तो आज के अरबों डॉलर के बराबर होगा। बिल्कुल। और अगर अंग्रेज नहीं मानते तो क्या धमकी दी थी उसने? अमीचंद ने साफ धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो सीधे नवाब सिराजुद्दौला के पास जाएगा और इस पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर देगा। बाप रे, क्लाइव के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। पूरी साजिश और अंग्रेजों का भविष्य ही खतरे में पड़ गया था। लेकिन क्लाइव भी हार मानने वालों में से नहीं था।
उसने अमीचंद को चकमा देने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और सच कहूं तो अनैतिक चाल चली। क्या किया क्लाइव ने? क्लाइव ने 2 अलग-अलग संधियां तैयार करवाईं, मतलब 2 ट्रीटीज। 2 क्यों? एक नकली संधि थी जो लाल कागज पर लिखी गई थी। इस लाल कागज वाली संधि में अमीचंद को खजाने का 5% देने की शर्त साफ-साफ लिखी हुई थी। ओके। और दूसरी थी असली संधि, जो सफेद कागज पर बनी थी। इस असली दस्तावेज में अमीचंद को कुछ भी देने का कोई जिक्र ही नहीं था। अच्छा, तो योजना ये थी कि अमीचंद को सिर्फ वो लाल कागज वाली नकली संधि दिखाई जाएगी। बिल्कुल। कमाल का धोखा। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि इस धोखे में एक अड़चन आ गई थी। ब्रिटिश नौसेना का जो एडमिरल वॉटसन था, वो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहा था, है ना? हाँ, सही पढ़ा है आपने। एडमिरल वॉटसन ने उस नकली लाल कागज पर अपने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। क्यों? उसका तर्क था कि एक ब्रिटिश अधिकारी होने के नाते किसी धोखाधड़ी वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना उसके जेंटलमैन सम्मान के खिलाफ है। तो अब क्लाइव तो फंस गया होगा, क्योंकि बिना वॉटसन के हस्ताक्षर के अमीचंद को विश्वास ही नहीं होता कि संधि पक्की है। बिल्कुल। तो क्लाइव ने क्या रास्ता निकाला? अंदाजा लगाइए। क्या किया उसने? रॉबर्ट क्लाइव ने इतिहास की सबसे बड़ी जालसाजियों में से एक को अंजाम दिया। उसने खुद अपने हाथों से उस लाल कागज पर एडमिरल वॉटसन के जाली हस्ताक्षर कर दिए। दिमाग खराब करने वाली बात है। मतलब एक सर्वोच्च सैन्य अधिकारी दूसरे अधिकारी के हस्ताक्षर की जालसाजी कर रहा है। हाँ, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि एक ब्लैकमेलर को धोखा दिया जा सके। और क्या अमीचंद वो लाल कागज देखकर मान गया? हाँ, वो जालसाजी इतनी सटीक थी कि अमीचंद पूरी तरह से आश्वस्त हो गया और वो चुप रहने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, साजिश करने वाले खुद एक दूसरे के साथ साजिश कर रहे थे। सच में? खैर, जब युद्ध के बाद नवाब की हत्या हो गई और मीर जाफर गद्दी पर बैठा, तब खजाने का बंटवारा होने लगा। तब जाकर अमीचंद को असली सफेद संधि दिखाई गई। उस समय अमीचंद का क्या हाल हुआ होगा? मतलब जब उसे पता चला कि जिस अरबों की दौलत का वो सपना देख रहा था, वो सब महज एक झूठ था। इतिहासकार और्मी का कहना है कि जब अमीचंद को यह सच्चाई बताई गई, तो इस भयानक सदमे से उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बुरा अंत। हालांकि एक और इतिहासकार हैं, बेवरेज। उनका यह मानना है कि यह कहानी थोड़ी नाटकीय है। उनके अनुसार अमीचंद उसके बाद भी करीब 10 साल तक जीवित रहा, यहां तक कि उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अस्पतालों को दान भी किया था। अच्छा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह बात तो साफ है कि क्लाइव की इस हरकत ने ब्रिटिश कूटनीति के गिरते नैतिक स्तर को पूरी तरह से नंगा कर दिया था। तो अब बिसात पूरी तरह से सज चुकी थी। मीर जाफर बिक चुका था, अमीचंद शांत था और अंग्रेजों की सेना तैयार थी। अब बारी थी मैदाने जंग की। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। क्या नजारा था वहां का? वो मैदान भागीरथी नदी के किनारे स्थित था। अगर हम कागज पर दोनों सेनाओं की ताकत की तुलना करें तो ये युद्ध नहीं, एक मजाक लगता है। क्यों? सेनाओं में कितना अंतर था? नवाब सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 50,000 सैनिक और 53 भारी तोपें थीं। 50,000? हाँ। और अंग्रेजों के पास? दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास कुल जमा 3,000 सैनिक थे। सिर्फ 3,000? हाँ, और उनमें से भी लगभग 2,100 तो भारतीय सिपाही ही थे। केवल 950 के आसपास यूरोपीय सैनिक थे और उनके पास सिर्फ 9 छोटी तोपें थीं। 50,000 बनाम 3,000। मतलब अगर ये एक सामान्य युद्ध होता तो शायद कुछ ही घंटों में ब्रिटिश सेना का नामो निशान मिट जाता। बिल्कुल मिट जाता। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा था, ये युद्ध तो लड़ाई नहीं जाना था। तो मैदान में असल में हुआ क्या? देखिए, युद्ध शुरू होते ही बारिश होने लगी। अंग्रेजों ने समझदारी दिखाते हुए अपनी तोपों और बारूद को तिरपाल से ढक दिया। और नवाब की सेना ने? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे उनका सारा बारूद भीग कर बेकार हो गया। फिर भी नवाब के एक बहुत ही वफादार सेनापति मीर वदान ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला किया। तो फिर क्या हुआ? दुर्भाग्य से एक तोप के गोले से मीर मदान की मौत हो गई। ये नवाब के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और नवाब के बाकी जो 45,000 सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे? वे बस मूर्तियां बनकर खड़े रहे। क्या? हाँ, मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व वाली नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जगह से हिला तक नहीं। उन्होंने अपनी तलवारें म्यान से निकाली ही नहीं। बाप रे। जब सिराजुद्दौला ने देखा कि उसका अपना प्रधान सेनापति और सेना का एक बड़ा हिस्सा गद्दारी कर चुका है, तो उसे सच्चाई समझ में आ गई। उसका मनोबल पूरी तरह टूट गया। युद्ध के मैदान में एक शासक के लिए इससे भयानक स्थिति क्या हो सकती है कि वो देखे कि उसके अपने ही लोग
उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए वहां खड़े हैं। तो इस कथित युद्ध के आंकड़े क्या रहे, मतलब कितने लोग मारे गए? आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि ये कोई युद्ध था ही नहीं। इस पूरी घटना में अंग्रेजों के केवल 22 या 29 सैनिक मारे गए। सिर्फ 22? हाँ, वहीं नवाब के लगभग 500 सैनिक हताहत हुए। सिराजुद्दौला अपनी जान बचाकर ऊंट पर बैठकर वहां से भाग निकला। तो क्या वो बच गया? नहीं, उसकी किस्मत खराब थी। कुछ ही दिनों बाद मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे पकड़वा लिया और उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। महज 22 सैनिकों के नुकसान पर एक इतनी बड़ी व्यापारिक कंपनी ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। ये तो वाकई इतिहास का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा टेकओवर हुआ। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? क्या मीर जाफर को वो सब मिला जिसके लिए उसने अपनी मातृभूमि का ही सौदा कर दिया था? अमीर जाफर को वादे के मुताबिक बंगाल की गद्दी पर तो बैठा दिया गया, लेकिन वो सिर्फ एक मुखौटा था। असली सत्ता तो अंग्रेजों के पास थी। हाँ, असली ताकत पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुकी थी। युद्ध का परिणाम ये हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना टैक्स दिए मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और जमीन भी मिली होगी? जी, कलकत्ता के पास 24 परगना जिले की जमींदारी भी अंग्रेजों को दे दी गई। और वो शाही खजाना जिसके लिए इतनी साजिशें रची गईं, अमी चंद को ब्लैकमेल किया गया, उसका बंटवारा कैसे हुआ? ओहो, बंगाल के शाही खजाने को तो बेरहमी से लूटा गया। रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 2,34,000 पाउंड का इनाम मिला। अरे बाप रे! उस जमाने में ये रकम इतनी बड़ी थी कि क्लाइव जब वापस इंग्लैंड गया तो वो वहां का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों, सेना और नौसेना के बीच 50 लाख रुपए अलग से बांटे गए। यहाँ मुझे एक एनालॉजी बहुत सटीक लग रही है। अंग्रेज अब बंगाल में एक परजीवी यानी पैरासाइट की तरह हो गए थे। पैरासाइट? वो कैसे? देखिए, पैरासाइट क्या करता है? वो पहले एक मेजबान मतलब होस्ट के शरीर में घुसता है, जैसे अंग्रेजों ने मीर जाफर का इस्तेमाल किया। फिर वो मेजबान का सारा खून, सारा पोषण चूसता रहता है जब तक कि मेजबान पूरी तरह खोखला ना हो जाए। बहुत ही सही तुलना है ये। और जब वो मेजबान कमजोर पड़ जाता है तो पैरासाइट उसे छोड़कर नया मेजबान ढूंढ लेता है। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया क्या? बिल्कुल ठीक है, सही किया। जब मीर जाफर का खजाना खाली हो गया और वो अंग्रेजों की लगातार बढ़ती आर्थिक मांगे पूरी नहीं कर सका तो 1760 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार फेंका। और उसकी जगह किसे बैठाया? उसके दामाद मीर कासिम को नया कठपुतली नवाब बना दिया। और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया। हाँ, बाद में मीर कासिम ने भी बगावत की, जो बक्सर का युद्ध कहलाया। लेकिन तब तक अंग्रेज इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्हें हराना मुमकिन ही नहीं था। अंततः 1772 में अंग्रेजों ने इन कठपुतली नवाबों के नाटक को पूरी तरह खत्म कर दिया और सीधा कब्जा कर लिया। जी, बंगाल का प्रत्यक्ष नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया। और आप देखिए, इसी बंगाल की लूटी हुई दौलत के दम पर अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को हराया और पूरे भारत पर अपने 190 साल लंबे साम्राज्य की नींव रखी। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो प्लासी की घटना हमें इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच बताती है। वो क्या? वो ये साबित करती है कि भारत की हार कभी भी विदेशी ताकतों की तलवारों या उनकी सैन्य शक्ति से नहीं हुई। मतलब जब भी इस उपमहाद्वीप को गुलाम बनाया गया तो वो अपने ही दरबारों की साजिशों, आपसी फूट और सत्ता के लालच के कारण हुआ। मीर जाफर और अमीचंद जैसे चंद लोगों के लालच ने पीढ़ियों का भविष्य बेच दिया। बल्कि हर दौर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सत्ता, व्यापार और धोखे का जो कॉकटेल 1757 में बना था, वो आज भी अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ सकता है। सही कहा। और इसी बात से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो शायद इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी हमारे श्रोताओं के मन में गूंजता रहेगा। जरा सोचिए, अगर 18वीं सदी में चंद लोगों के लालच और गद्दारी ने महज एक व्यापारिक कंपनी के हाथों एक पूरे उपमहाद्वीप को 190 सालों के लिए गुलाम बना दिया था, तो आज के इस आधुनिक दौर में हमारे राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम ऐसे छिपे हुए मीर जाफरों से कितने सुरक्षित है? बहुत बड़ा सवाल है ये। है ना? क्या आज भी कोई व्यापारिक संस्था, चाहे वो डेटा के रूप में हो या आधुनिक तकनीक के रूप में हो, हमारी व्यवस्थाओं को अंदर से खोखला कर सकती है? इतिहास खुद को दोहराता है, बस गद्दारों के चेहरे और हथियार बदल जाते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।